नमस्कार स्टूडेंट्स। राधा एसएस एजुकेशन चैनल की तरफ से मेरा सबको नमस्कार। आज दोस्तों हम शुरू करते हैं बीएल ग्रोवर सर की बुक आधुनिक भारत का पहला चैप्टर मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन। ये वो समय था जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन के दौर पर था। तो आइए इस किताब के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जिस मुग़ल साम्राज्य ने समकालीन संसार को अपने विस्तृत प्रदेश, विशाल सेना और सांस्कृतिक उपलब्धियों से चकाचौंध कर दिया, 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही क्या था, वो अवनति की ओर जा रहा था। औरंगजेब का राज्यकाल मुग़लों का सांध्य काल था। साम्राज्य को अनेक व्याधियों ने घेर रखा था और यह रोग शहन शहन समस्त देश में फैल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राट दिल्ली के सम्राट पर सिंहासन पर आरूढ़ हुए। भारत के भिन्न भिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों ने अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित किए। बंगाल, अवध, दक्कन आदि प्रदेश मुगल नियंत्रण से बाहर हो गए और ये वे राज्य थे जिन्हें उत्तराधिकार राज्य भी कहा गया है। उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे और विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। परंतु इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी मुगल साम्राज्य का दबदबा इतना था कि पतन की गति बहुत धीमी थी। 1737 में बाजीराव प्रथम, 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन की पोल खोल दी और 1740 में यह पतन स्पष्ट हो गया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन थे? मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए बिगुल बज चुका था। मोहम्मद मुअज्जम, जिसे हम शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद आजम, कामबख्श में से सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद मुअज्जम की विजय हुई और उसने जजाओ के स्थान पर 18 जून 1707 को आजम को और हैदराबाद के समीप 13 जनवरी 1709 को कामबख्श को हराकर मार डाला। स्वयं बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर वो सिंहासन पर बैठा और उस समय उसकी आयु 63 वर्ष की थी। वह एक सक्रिय नेता के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। इस मुगल सम्राट ने शांतिप्रिय नीति अपनाई। यद्यपि यह कहना कठिन है कि यह नीति उसकी शिथिलता की द्योतक थी या फिर उसकी सोच समझ का फल था। उसने शिवाजी के पुत्र शाहू को, जो 1689 से मुगलों के पास कैद था, मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। राजपूत राजाओं से भी शांति स्थापित कर ली और उन्हें उनके प्रदेशों में पुनः स्थापित कर दिया। परंतु बहादुर शाह को सिखों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि उनके नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान आरंभ कर दिया था। बंदा लोहगढ़ के स्थान पर हार गया। मुगलों ने सरहिंद को 1711 में पुनः जीता और यह सब होते हुए भी बहादुर शाह जो था वो सिखों को अपना मित्र नहीं बना सका और न ही उनको कुचल सका। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राट की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्रों जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहां शाह में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया और इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज शीघ्रता की कि बहादुर शाह का शव 1 मास तक भी दफन नहीं किया जा सका। दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार की सहायता से जहांदर शाह मार्च 1712 से 1713 तक रहा। ये सफल हुआ और कृतज्ञ सम्राट ने जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। 10 माह के भीतर ही जहांदर शाह को अजीमुशान के पुत्र फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से चुनौती दी और 11 फरवरी 1713 को उसे हराकर मार डाला। कृतज्ञ फर्रुख शेर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया, लेकिन शीघ्र ही सम्राट ने सैयद बंधुओं को भी जुए को उतार फेंकने की सोचा और इसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। परंतु सैयद बंधु सम्राट से अधिक चालाक थे। उन्होंने मराठा सैनिकों की सहायता से 28 अप्रैल 1719 को सम्राट का गला घोंट दिया। फर्रुख शेर के राज्यकाल ने मुगलों की सिखों पर विजय दुधुम्बी बजती देखी। गुरदासपुर के स्थान पर उनका नेता बंदा बहादुर पकड़ लिया गया और दिल्ली में 19 जून 1716 को उसका वध कर दिया गया। 1713 में सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी व्यापार संबंधी रियायतें दी। इनसे बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते पर व्यापार भी किया जा सकता था। फर्रुख शेर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने शीघ्र अतिशीघ्र एक के पश्चात एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बिठाए और इस प्रकार रफ़ी उजरात
रफ़ी-उद-दौला और फिर मोहम्मद शाह घटना चक्र ने पूरा चक्कर काट डाला और तुरानी अमीरों के नेतृत्व में 9 अक्टूबर 1720 को हुसैन अली का वध कर दिया गया। यहाँ एक बात बताने योग्य है दोस्तों, तुरानी दल और ईरानी दल दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे। इसके बाद 15 नवंबर 1720 को अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया और इसी मोहम्मद शाह के राज्यकाल में निजामुल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बनाया। सादत खान ने अवध में और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में लगभग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम केवल 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर चढ़ाया और सम्राट डर कर भागने को उद्यत था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को औंधा और जख्मी बनाकर छोड़ दिया। नए मुगल सम्राट अहमद शाह जो 1748 से 54 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक इतने निर्बल थे कि वे इस पतन को रोक न सके और उत्तर पश्चिम की ओर से अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1748, 1749, 1752, 1756, 57 और 1759 में आक्रमण किए और वह अधिकाधिक उद्दंड होता चला गया। शीघ्र ही पंजाब पठानों ने और मालवा और बुंदेलखंड मराठों ने छीन लिए और अन्य स्थानों पर भी आक्रमण किए। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाममात्र के ही सम्राट थे और अपने अमीरों, मराठों अथवा अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली जीत ली। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का ढोंग 1858 तक बनाए रखा और जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया तो यह अंतिम पल था जब मुगल साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। उत्तरकालीन मुगल अभिजात वर्ग। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में एक बहुत बुरी बात जो उभर कर सम्मुख आई वो थी एक ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान जो अब सम्राट निर्माता, जिसे हम किंग मेकर्स कह सकते हैं, उसकी भूमिका निभाने लगे थे। उत्तराधिकार के युद्ध में तो मुगल काल के अच्छे दिनों में भी होते थे, लेकिन उस समय शक्तिशाली मनसबदार मुख्य लड़ने वालों का साथ देते थे, लेकिन बाद में मुगल काल में ये महत्वाकांक्षी अमीर सरदार ही मुख्य भूमिका निभाने लगे और मुगल राजकुमार तो केवल शतरंज के मोहरे मात्र रह गए। सरदार लोग अपने स्वार्थ के लिए राजकुमारों को सिंहासन पर बिठा देते या हटा देते। जहांदर शाह अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां के उत्तम नेतृत्व के कारण सम्राट बना। इसी प्रकार फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने 1713 में सिंहासन पर बैठाया और फिर जब 1719 में वह उनके लिए बेकार हो गया तो सिंहासन से उतार दिया गया। इसी भांति 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी-उद-जरात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाए। 1720 में सम्राट सैयद बंधुओं का पतन इसलिए नहीं हुआ कि वे सम्राट का विश्वास खो बैठे, अपितु इसलिए हुआ कि निजामुल मुल्क और मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में तुरानी दल अधिक बलशाली हो गया और ये दल आधुनिक दलों की भांति भिन्न भिन्न नीतियों पर आधारित नहीं थे, केवल स्वार्थ भाव से प्रेरित थे और प्राय मुगल सम्राटों और देश के हितों के विपरीत ही कार्य करते थे। मुगल दरबार में दल। प्रसिद्ध लेखक विलियम ऑरविन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। इनमें 4 प्रमुख थे, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है तुरानी और ईरानी का। तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इनमें पहले 3 मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे जिन्होंने भारत को जीता और यहाँ राज्य स्थापित करने में सहायता की। उनकी संख्या औरंगजेब के भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। औरंगजेब के समय में 25 वर्षों में जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब वो दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था। इनके वंशज जो थे देश के अनेक भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इनमें ऑक्सस नदी के पार वाले तुरानी और फारस खुरासान के अफगान प्राय सुन्नी थे और ईरानी अधिकतर शिया थे। इस मुगल अथवा विदेशी दल के विपरीत एक भारतीय दल था जिसमें वे लोग जिनके पूर्वज बहुत पीढ़ियों पहले भारत में बस गए अथवा हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। इस दल को राजपूत, जाट, शक्तिशाली हिंदू जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त था। छोटे छोटे पदों पर नियुक्त हिंदू भी इस दल का समर्थन करते थे, परंतु यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि ये दल केवल रक्त और जाति और धर्म पर ही आधारित थे। डॉक्टर सतीश चंद्र ने ठीक ही कहा है, अमीरों द्वारा धर्म और जाति की दुहाई केवल अपने निजी प्रयोजन के लिए ही दी जाती थी। वास्तविक दल प्राय धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर होते थे। तो थैंक यू दोस्तों। अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे सैयद बंधुओं की उत्तरकालीन मुगल राजनीति में भूमिका। धन्यवाद।